हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आरआरबी टीचिंग एग्जाम के लिए क्लासेस अपनी चल रही हैं। 50 मार्क्स की प्रोफेशनल एबिलिटी मैं कवर करवा रही हूँ पीजीटी और टीजीटी के लिए। पीआरटी के लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है बिकॉज उसका सिलेबस केवीएस जैसा ही है, तो आपको क्लासेस वहाँ पे आपके सिलेबस की मिल जाएंगी। ठीक है जी। जो स्टूडेंट पहली बार ये क्लास देख रहा है वो इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी 7 क्लासेस कर चुके हैं। ये हमारी 8th क्लास है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अराउंड 25 क्लासेस में हम विद क्वेश्चंस सारी चीजें कवर कर देंगे। ठीक है। आज हमें बात करनी है जी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, और कल्चर का क्या रिलेशनशिप है एजुकेशन के साथ, प्लस इंडियन हेरिटेज कल्चर और एजुकेशन का क्या रोल रहेगा। ओके तो जैसे हमने वैल्यू और एजुकेशन की बात की थी या वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की बात की थी, वैसे ही आपको कल्चर के बारे में पढ़ना है और कैसे कल्चर एजुकेशन को या एजुकेशन कल्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं वो चीजें हमें पढ़नी है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, एंड फ्री में इतना तो बनता है। ओके चलिए, कल्चर का मतलब क्या है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कल्चर वर्ड आया है जी लैटिन वर्ड कल्चरा से, तो उसका मतलब है कल्टीवेट करना। अब कल्टीवेशन ऑफ माइंड से हम यूजुअली इसको कनेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ ऐसा बोला जाता है कि कल्टीवेट वर्ब से जो है हमने इस टर्म को लिया है, प्लस इसकी नाउन क्या हो जाएगी, कल्टीवेशन हो जाएगी। सो कल्चर की अगर हम बात करें तो वो इसलिए जरूरी है, कल्चर का मतलब ही ये है कि वो रिफाइन करे और सिविलाइज करे, किसको, इंडिविजुअल को भी और सोसाइटी को। बिकॉज इंडिविजुअल अगर सिविलाइज्ड होगा तो सोसाइटी अपने आप बन जाएगी। ओके सो वही है कल्चर। यहाँ पे हम सबको सिविलाइजेशन की या रिफाइनमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ब्रॉड टर्म के लिए, ब्रॉड टर्म है बेसिकली, ब्रॉड सारी चीजों को इंक्लूड करती है कल्चर, जिसमें हम कैसे हमारा रहन सहन क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारी फिलोसफीज क्या है, एथिक्स क्या है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, ओवरऑल हमारे हर तरफ की जो आइडियोलॉजी है उसको ओवरऑल जब हम मिला दें सो वो क्या बन जाता है, हमारा कल्चर बन जाता है। यूजुअली कल्चर एक ओवरऑल बड़ी अम्ब्रेला टर्म है जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ये सारी उन चीजों को इंक्लूड करेगा जो कि किसी व्यक्ति ने एक्वायर की हैं फ्रॉम हिज इंडिविजुअल या फिर सोशल लाइफ। तो अपने अपनी लाइफ से, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे, अपनी लाइफ से जो चीजें आप एक्वायर करते हो वो सारी इसमें आ जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ ही पैदा होता है। और कल्चरल एनवायरनमेंट में हम इन सारी चीजों को ले लेंगे, जो भी टूल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं। सो वही जो सारा फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया जिसमें हम अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो और बाकी चीजें हैं जो कॉन्क्रीट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट हैं, जैसे नॉलेज हो गई, या इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे फैमिली को या मैरिज को हम सोशल इंस्टीट्यूशंस मानते हैं। ओके, सोशल प्रैक्टिसेस हो गई, सिंबॉलिक सिस्टम हो गए, तो वो सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी किसमें, कल्चर में। ठीक है, जो भी हम, क्योंकि कई बार ना क्या होता है, हम कल्चर को सिर्फ बिलीफ या जो कस्टम या ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है ना उससे रिलेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है, सारी चीजें उस कल्चर के अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। जो भी हमारा, देखो ये स्टाइल ऑफ लिविंग, ड्रेसिंग, पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस सोशल सबसिस्टम, लिविंग के बाद कॉमा आएगा। सो ये सारी चीजें जो है वो कल्चर में इंक्लूडेड रहेंगी। ओवरऑल कल्चर जो है एक अम्ब्रेला टर्म होगी जिसमें आपका सोशल बिहेवियर, इंस्टीट्यूशंस, जो भी ह्यूमन सोसाइटी में नॉर्म्स बने हुए हैं वो, उसके साथ साथ जो भी नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, लॉज, सारी चीजें, ठीक है, इंक्लूडिंग आपकी हैबिट्स छोटी छोटी, वो सारी चीजें आपके कल्चर में इंक्लूडेड रहेंगी। ठीक है, कई बार बोल देते हैं ना ये हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो कल्चर इन द सेंस आपके सिनेरियो में, अगर मैं ये बोल रही हूं कि हिंदू कल्चर में ऐसा नहीं होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर ओवरऑल सच में उसका कोई एविडेंस हो, बट जो जिस हिंदू कल्चर को मैं मानूं या जिस एनवायरमेंट में मैं पली बड़ी हूं वो लोग उस चीज को नहीं मानते या वो उस चीज को अलाउ नहीं करते। सो वो चीज वहां पे ओवरऑल सब चीजों को हम कल्चर बोल रहे हैं। डेफिनेशन अलग अलग हो सकती हैं, जैसे ई.बी. टाइलर की डेफिनेशन है कि कल्चर जो है वो ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स है, जो जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी जो हमने अभी ऊपर भी बात की, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम, अदर कैपेसिटीज या हैबिट्स। तो वो सारी चीजें जो भी मैन ने एक्वायर की हैं अपनी सोसाइटी से या एज एन इंडिविजुअल खुद की लाइफ से। ओके, ऐसे ही गांधी जी का कहना है कि कल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ प्राइमरी थिंग। ठीक है, इट शुड शो इटसेल्फ इन द स्मॉलेस्ट डिटेल। तो आपके वही बातचीत में, रहन सहन में, ड्रेसिंग सेंस में, आप कैसे काम कर रहे हैं, आपका कंडक्ट क्या है, पर्सनल बिहेवियर, ओवरऑल उन सारी चीजों में जो डिटेलिंग है ना वो आपका कल्चर जो है वो वहां पे शो करेगी। ठीक है, देन है जी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि कल्चर इज द वाइडनिंग ऑफ माइंड एंड ऑफ स्पिरिट। तो
ओवरऑल जितना आप ब्रॉड लेवल पे अपने दिमाग को या अपनी आत्मा को बढ़ा सकते हैं, वाइड रख सकते हैं, ठीक है, उसमें सारी चीजें जो इंक्लूडेड रहेंगी वो कल्चर रहेगा। ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? तो कल्चर लर्नड होता है, ऐसे नहीं होता कि हम किसी कल्चर के साथ पैदा होते हैं, नहीं, आप सीखते हो उसको। आप जब बच्चा जब छोटा होता है और वो सबसे पहले फैमिली में सोशलाइजेशन करता है और फैमिली उसका एक प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट बनता है, तो फैमिली में जो चीजें चल रही होती हैं वैसी वैसी ही चीजें जो है वहां पे आपको उस बच्चे में भी देखने को मिलेंगी, वैसा ही कल्चर बच्चा सीखेगा। ओके, अगर कोई मदर है और वो मेकअप करती है तो हो सकता है, या क्योंकि बच्चे ने मदर को कॉपी करते हैं या बच्चे घर में होने वाली चीजों को कॉपी करते हैं, ये बहुत रॉ एग्जांपल मैं दे रही हूं आप लोगों को कि अगर आप देखेंगे कि, क्योंकि मैंने ये आसपास में नोटिस की हैं चीजें, कि अगर एक मदर है और वो रेडी होके बिल्कुल ऐसे सज धज के आई, तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे भी जिद करेंगे, क्योंकि बच्चों का अल्टीमेट गोल यही होता है कि आपने भी तो किया है, आप भी तो ऐसा कर रहे हो। ठीक है, सो वो एक रोल मॉडल की तरह आप एक्ट करने लग जाते हो, एज अ फैमिली मेंबर लगा लो या एज अ पेरेंट या प्राइमरी पैसिफायर लगा लो आप। ठीक है, सो बच्चा सीखता है वहां से, ना कि माँ के पेट से सीख के आता है कोई कल्चर। ओके, सो जो भी चीजें वो सीख रहे हैं, तो कल्चर हमेशा लर्नड और एक्वायर्ड होगा, कल्चर सोशल होगा क्योंकि आसपास की चीजों से ही सीखेंगे, क्योंकि फैमिली को ही, इवन आप अपने अलावा जिसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो मदर फादर हो या बाकी और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हो, वो सारे ही सोशल लेवल पे या सोसाइटी का काम करेंगे। अगर हम बहुत ब्रॉड वे में लेके चलें तो सारी ही चीजें क्या रहेंगी, सोसाइटी वाली एस्पेक्ट रहेगा। आप अपने आप को, इंडिविजुअल को छोड़ के जो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोशलाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में इंक्लूडेड है, यानी कहीं ना कहीं कल्चर जो है वो सोशल नजर आएगा आपको। कल्चर जो है एक डिस्टिंक्ट एंटिटी भी बन जाता है, कई बार शेयर्ड रहेगा, बहुत सारे लोग सेम कल्चर शेयर कर सकते हैं। ट्रांसमिसिव रहेगा, जिसको आप ट्रांसमिट कर सकते हो। कॉन्टिन्यूअस और क्यूमुलेटिव रहेगा। ग्रेटिफाइंग, डायनेमिक, अडेप्टिव, इंटीग्रेटेड, वेरी टू वेरी कर सकता है सोसाइटी टू सोसाइटी। यूटिलिटी होगी उसकी अपने आप में, आइडियलिस्टिक होगा, नेसेसरी होगा, क्योंकि कोई ना कोई कल्चर तो आप अडॉप्ट करते ही हो, जो भी आप आसपास चीजें सीखते हो वो सारा ही तो कल्चर में आ गया, राइट। सो ओवरऑल कल्चर जो है वो सम टोटल है व्यक्ति की लाइफ के एक्सपीरियंसेस का, और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो आप कर ही रहे हो, तो वो नेसेसरी अपने आप हो गया। सो कल्चर जो है वो मैन मेड है, ऐसे कुछ नहीं है कि किसी नेचर ने या भगवान ने कोई चीज बना के भेजी हो, नहीं, कल्चर हमने बनाया है ताकि हम सिविलाइज्ड तरीके से रह पाए। ओके, जैसे हमने कल्चर के मीनिंग की भी बात की थी कि कल्टिवेटिंग द माइंड, या कल्टिवेशन जो है उस वर्ड को, मतलब उस वर्ड का मतलब हम कल्चर से लगा रहे हैं। ठीक है, सो कल्चर जो है वो मैन मेड है, कहीं और ऐसे स्वर्ग से उतर के नहीं आया है। ओके, अब कल्चर और सिविलाइजेशन, जो हमने पहले भी बात की कि सिविलाइजेशन के लिए ही हम कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो सिविलाइजेशन हैज अ प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, बट कल्चर का नहीं होता। तो पॉइंट ये है कि कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम सिविलाइजेशन के लिए या सिविलाइज्ड होने के लिए। ओके, सिविलाइजेशन हमेशा एडवांस्ड होगी, कल्चर अपने आप में एडवांस नहीं नजर आएगा आपको। सिविलाइजेशन कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू कल्चर, तो उसकी हेल्प से हम कम्युनिकेट जरूर कर सकते हैं। सिविलाइजेशन इज बोरोड विदाउट लॉस और चेंज, बट नॉट कल्चर। ऐसे ही सिविलाइजेशन एक्सटर्नल है, कल्चर इंटरनल है, कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि हम सारे जो हमारे मोरल, एथिक्स, कंडक्ट, पर्सनल बिहेवियर, वो सारी चीजों में कोई तो कल्चर मान रहे हैं, राइट। सो वो इंटरनल है। कल्चर रिवील्स नेचर ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड नेशन, बट नॉट सिविलाइजेशन। ओके, so that again civilization reveals economic status but culture reveals social status, तो ये बात आप याद रख सकते हो। ठीक है जी। देन कल्चर के टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, आपको जो नाम दिख रहा है उसी नाम से रिलेट करके आपको इसका मतलब ध्यान रखना है। इंडिविजुअल कल्चर वही जो आपके इंडिविजुअल लेवल पे आप जिस चीज को मानते हो, जो आपका इंडिविजुअल बिहेवियर है, जरूरी नहीं है वैसा ही सबका भी हो, बट कुछ एक चीजें होंगी जो सब में और आप में कॉमन होंगी, दैट इज कॉमन कल्चर। ठीक है, ऐसे ही नेशनल लेवल पे जो चीज मान्य हो रही है या नेशनल लेवल पे जिसको फॉलो किया जा रहा है, दैट इज नेशनल कल्चर। और लोकल लेवल पे, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर जगह का, रीजन का वो होता है ना कि 100 कोस पे बदले पानी एंड वाणी, तो वो पानी और वाणी, लैंग्वेज, वो दोनों ही चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं, अलग होती हैं, कि ऐसा नहीं होता सब जगह के पानी का टेस्ट सेम है, ऐसे ही सब जगह की लैंग्वेज भी सेम नहीं होती। तो ऐसे बोलते हैं, ये एक कहावत सी सुनी हुई है मैंने कि 100 कोस पे बदले पानी और वाणी, तो वो पानी और वाणी बदल जाते हैं। तो लोकल, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ अपना लोकल लेवल पे भी कोई चीज आपको स्पेसिफिक मिलेगी, सो वो लोकल कल्चर हो गया। जैसे जीआई टैग, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब वो उस पर्टिकुलर एरिया को इंडिकेट करती है कोई चीज।
ओके। देन है जी मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। वही मटेरियल में आप जो है मटेरियलिस्टिक चीजों को इंक्लूड करेंगे, नॉन मटेरियल में आपके मोरल एथिक्स वैल्यूज आ जाएंगी। देन है आपका यूनिवर्सल और पर्टिकुलर कल्चर। पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो गया किसी जगह का या किसी इंसान का या किसी सोसाइटी का। यूनिवर्सल जो है वो क्या हो गया ओवरऑल, जिसको सब मान रहे हैं। ऑप्शनल फॉर्म ऑफ कल्चर आप देखेंगे जहां पे इंडिविजुअल के पास चूज करने का ऑप्शन है, सो वो ऑप्शनल फॉर्म होगा, जैसे कि हॉबीज हो गई। अब हॉबीज ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी सोसाइटी आपको बताएगी कि ये आपकी हॉबी है, नहीं, वहां पे आपको चूज करने का ऑप्शन है कि आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है या आपको पियानो अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, दैट इज ऑप्शनल। सो वो ऑप्शनल फॉर्म ऑफ कल्चर में इंक्लूड हो जाएगा। ओके। अब फंक्शंस क्या है कल्चर की? सो कल्चर एक मतलब ऐसे खजाना है नॉलेज का, ठीक है। ये पर्टिकुलर सिचुएशन को डिफाइन करेगा, पर्टिकुलर एटीट्यूड, वैल्यूज, गोल्स को डिफाइन करेगा। समटाइम्स इट ऑल्सो डिसाइड्स आवर करियर, क्योंकि कई बार होता है ना हमारे कल्चर में डांस नहीं करते, या जो है डांस हमारे घर के या जो है हमारे रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। कई बार बोलते हैं ना कि डांस को करियर थोड़ा ना डिसाइड बना सकते हो आप। सो वो हमारा करियर डिसाइड कर दिया कि ये तो नहीं होगा, ठीक है। सो वैसे ही कल्चर बहुत बार ऐसे भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर कल्चर में, या आप देखेंगे कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वेस्ट बंगाल में या साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं ना, वहां पे किसी न किसी को पर्टिकुलर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जरूर आता होगा। स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल का मैंने बहुत सारी वेब सीरीज, बहुत सारी जगह पे चीजों पे देखा है। तो जो हमारी वेब सीरीज, मूवीज हैं, वो भी तो रिफ्लेक्ट करती है ना सोसाइटी को, तो उनमें बहुत हद तक सारी चीजें जो है वो सही दिखाई जाती हैं, सच दिखाई जाती हैं एक्चुअली, जो आसपास हो रही होती है, कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन होती ही है, ठीक है। सो वहां से भी कई बार डिसीजन हो जाता है कि आपके कल्चर में सब लोग दादा परदादा वीणा और पता नहीं क्या क्या बजाते आए हैं, और वो पर्टिकुलर उनका बिल्कुल ऐसे पेशा बन चुका है, तो आपका भी फर्दर यही करियर रहेगा, क्योंकि बचपन से आपको वो वही सिखा रहे हैं। ओके। सो कल्चर जो है वो कई बार हमारा करियर भी डिसाइड करता है। एक पर्टिकुलर पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न जो है वो कल्चर हमें प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को मोल्ड करता है, क्योंकि लर्नड एंड एक्वायर्ड है, बचपन से ही वो चीजें इनकलकेट होनी शुरू हो जाती हैं बच्चे में, ठीक है जी। एजुकेशन और कल्चर का रिलेशनशिप अगेन इंटर रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना काम चलेगा नहीं, एक सिक्के के दो पहलू वाली सिचुएशन अगेन यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि कल्चरल पैटर्न जो है सोसाइटी का अगर मटेरियलिस्टिक है, देन जो उसका एजुकेशनल पैटर्न होगा वो भी मटेरियलिस्टिक वैल्यूज को ही प्रमोट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो वही है कि जिस तरीके का कल्चर उस सोसाइटी में होगा वैसे ही एजुकेशन वो प्रोवाइड करेंगे, और जिस तरीके की एजुकेशन आप दे रहे हो अगेन घूम फिर के सर्कल वहीं आ जाएगा कि वैसा ही कल्चर आपकी सोसाइटी का बनेगा, ठीक है। सो कल्चर का काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल इंपैक्ट रहेगा एजुकेशन के पैटर्न के ऊपर, ठीक है जी। जैसे एसपी चौबे और ए चौबे ने ये इन्होंने डेफिनेशन दी कि कल्चर इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, बेसिस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी आर इट्स नीड्स एंड इम्पैक्ट्स ऑन इट्स कल्चर, दे आर फुलफिल्ड बाय एजुकेशन, फर्दर कल्चर हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। सो वही चीज हो गई कि यू क्या था वो, स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। तो वही सेम हाल है एजुकेशन और कल्चर का। कैसे? जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन। सो कल्चर जिस तरीके का होगा वो एम ऑफ एजुकेशन पे, करिकुलम कंस्ट्रक्शन पे, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, वो मेथड्स ऑफ टीचिंग पे, किस तरीके का डिसिप्लिन है, टीचर किस तरीके से बिहेव करता है। जैसे हमने बोला था ना कि जैसे वैल्यू वाले में पढ़ा था हमने कि टीचर की जो वैल्यूज होंगी वो जिन वैल्यूज को एक्सेप्ट करता होगा वही तो वो फर्दर सिखाएगा, राइट। और टीचर ने भी तो कहीं ना कहीं से सीखा होगा, कुछ सोसाइटी से देखा होगा, कुछ उसके स्टीरियोटाइप्स या बायसनेस भी हो सकती हैं। सो वो इन्फ्लुएंस करेगा बच्चों की एजुकेशन को। सो टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम्पल्स कल्चर से रिलेटेड मिल जाएंगे कुछ हद तक, या कुछ समय पहले तक तो जो है आपको जो स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पल्स थे या जेंडर रोल्स डिसाइडेड थे वैसे एग्जाम्पल्स आपको टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलते। तो वो किस वजह से? वो सोसाइटी की वजह से। जब सोसाइटी में हम देख रहे थे कि मदर जो है वो खाना ही बना रही है या वो घर का काम ही कर रही है, सो वैसे ही एग्जाम्पल हम जो है बुक्स में भी कोट करते थे। ओके। अब चीजें बदल रही हैं, ऑब्वियसली जेंडर रोल से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है हमारी एज अ सोसाइटी। ओके। स्कूल का सिस्टम भी आपको वैसा ही नजर आएगा। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, वो भी आप कल्चर की वजह से जो है आपको एजुकेशन में चीजें नजर आएंगी। रिकंस्ट्रक्ट करता है एजुकेशन को जो है कल्चर, और को करिकुलर एक्टिविटीज भी वैसी ही नजर आएंगी। तो कल्चर इन्फ्लुएंस करेगा इन सारी चीजों को। ओके। अब एजुकेशन कैसे इन्फ्लुएंस करेगी कल्चर को, या एजुकेशन का क्या रोल रहेगा कल्चर में? सो एजुकेशन का रोल रहेगा जी प्रिजर्वेशन। कल्चर को प्रिजर्व करके रखना एजुकेशन का काम है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही हम
हम जैसे हमने बोला ना कि कल्चर इन्फ्लुएंस करेगा करिकुलम को, स्कूल को, डिसिप्लिन को, तो वही चीजें तो सिखाएंगे हम। तो वो यानी हम अपना जो कल्चर है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। करिकुलम को प्रिपेयर ही ऐसे किया जाना चाहिए कि वो कल्चर ट्रांसमिट कर रहा हो। सर ट्रांसमिशन होगा तो प्रमोशन भी हो रहा है, कल्चर को आप बढ़ावा दे रहे हो, कॉन्टिन्यूटी भी चल रही है, पर्सनैलिटी को डेवलप भी करेगा क्योंकि मोल्ड करता है पर्सनैलिटी को। ठीक है, देन है आपका कल्चरल रिफॉर्म्स, वो भी एजुकेशन की वजह से होंगी। ठीक है, हो सकता है कि सोसाइटी में कोई पर्टिकुलर चीज चल रही हो, लेकिन जब हम एजुकेशन के फील्ड में आए, हम पढ़ें, देखें, सारे सिनेरियोज को समझें, तो हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ बदलाव उसके अंदर हो। सो वो कल्चरल रिफॉर्म्स में आ जाएगा। रिमूविंग कल्चरल लैग, ये काम भी एजुकेशन का है कि वो होता है ना जो एक बीच में कल्चर और टेक्नोलॉजी की वजह से जो दोनों के बीच में गैप आ गया है, हम कल्चर को पीछे छोड़ के मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सो वो चीज भी कौन, ये जो गैप है ये कौन ब्रिज कर सकते हैं? ये एजुकेशन ब्रिज कर सकती है, और उसी को हम कल्चरल गैप या कल्चरल लैग बोलते हैं। ठीक है, टीचिंग द वे ऑफ लाइफ, इसमें हम ऑब्वियसली एजुकेशन की हेल्प से ही कैसे जीना है वो सिखाते हैं। तो वो जीने का तरीका जब सिखाया जा रहा है, दैट मीन्स वैसा ही कल्चर आपका फर्दर डेवलप होगा। ओके, अगर हम नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बोल रही हूँ, नेशनल डेज स्कूल में फेस्टिवल्स या लीडर्स जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो वैल्यूज इनकलकेट कर रही हैं, वो वैल्यूज क्या है? वो वैल्यू सिस्टम भी तो एक तरीके से कल्चर में ही आ गया, जो हमने पहले पढ़ी थी वैल्यूज, राइट। सो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर्स या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एक्टिविटीज जो है, क्रिएटिव एक्टिविटीज वो करना, ऑर्गेनाइज करना। टीचिंग मेथड किस तरीके का होगा, प्लस टीचर जो है वो एक मॉडल का काम करेंगे। आपको दिखेगा कि टीचर अगर स्टीरियोटिपिकल है तो वैसे ही बच्चे भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि बार बार वही चीज टीचर बच्चों के दिमाग में डालने की कोशिश करेगा। ओके, देन है जी इंडियन कल्चरल हेरिटेज। तो पहले तो कल्चरल हेरिटेज का मतलब पता हो, जो इंडिया में होगी वो इंडियन कल्चरल हेरिटेज हो जाएगी। सो कल्चरल हेरिटेज एक तरीके से एक लेगेसी है, किसी भी सोसाइटी की लगा लो, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की लगा लो, जो उनके वैल्यूज, ट्रेडिशन, बिलीव्स हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं ना, वो लेगेसी को हम कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं कि जो है आपकी मदर ने आपको कोई सोने का जो है कंगन या कोई सोने का हार या एक वो चीज गिफ्ट की है फर्दर, कि अच्छा ये तो मेरी नानी का दिया हुआ है, वहां से पास ऑन होता हुआ आ रहा है। दिखाते हैं ना टीवी सीरियल्स में कि ये मेरी माँ के कंगन थे, ठीक है, या और उनके नानी ने दिए थे, तो वो पास ऑन हो रही थी चीज, तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, वो भी कल्चरल हेरिटेज और लेगेसी ही रहेगी जो ट्रांसफर हो रही है। इनटेंजिबल वे में बिलीव्स या प्रैक्टिसेस हो सकते हैं कि हमारी फैमिली में ऐसा ही होता है, ये पर्टिकुलर चीज तो करनी ही है, ठीक है, तो वो बिलीव्स हैं उस पर्टिकुलर फैमिली के, तो वो इनटेंजिबल में आ गया। ओवरऑल अगर हम देखें तो कल्चरल हेरिटेज में टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और इनटेंजिबल। ओके, टेंजिबल में भी अगेन फर्दर दो चीजें आ जाएंगी, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल में आ गई पेंटिंग, या जैसे जो नानी ने हार गिफ्ट किया था माँ को और माँ ने किया था अपनी बेटी को, दैट इज मूवेबल हेरिटेज। ठीक है, सो उसी में ही पेंटिंग, स्कल्पचर, फर्नीचर, वो सारी चीजें आ जाएंगी। इमूवेबल में आप उनको मूव नहीं कर सकते, बट वो भी एक लेगेसी को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, लाल किला हो गया, ठीक है, आगरा का जो अपना ये ताजमहल है वो हो गया। सो ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं या जो पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जैसे ढोलावीरा हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, राखीगढ़ बोलते हैं आई थिंक, बताइएगा कौन सी है जो गुजरात में है आई थिंक, ठीक है, नहीं गुजरात में तो ढोलावीरा है, हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार में एक फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो बताइएगा। ओके, देन है जी इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट है, आप ये लगा लीजिए, तो ओरल ट्रेडिशन या एक्सप्रेशन, जो सोशल लेवल पे हैबिट्स या रिचुअल्स, फेस्टिवल्स हैं, ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, तो वो जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आ जाएंगी। अब ये जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज है, इसको स्कूल करिकुलम में इनकलकेट करने की कोशिश करना, जो कल्चरल हेरिटेज है ये यूनेस्को की क्लासिफिकेशन में है, ठीक है, यूनेस्को को भी अभी पढ़ेंगे हम। तो इंडियन लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या स्कूल करिकुलम में उसको इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर एक सब्जेक्ट भी है 11th-12th में, तो एक बुक एक्स्ट्रा आपको वहां से मिल जाएगी। तो कल्चरल एंड हेरिटेज मैपिंग इज एन एक्शन जर्नी, जिसको आप क्या कर रहे हो,
उस एक्शन को ले रहे हो चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए और एज अ कम्युनिटी उनको रिक्लेम करने के लिए। अभी तो हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें पहले रही हैं, हम कोशिश करते हैं कि कहां से एक ओरिजिन शुरू हुआ किसी पर्टिकुलर चीज का। सो उन एसेट्स को हम क्या कर रहे हैं, वापस से आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेट और रिक्लेम करने की कोशिश करते हैं। कल्चर और हेरिटेज जो है एक तरीके से वो मतलब दो मेजर तरीके हैं ह्यूमन बीइंग को डिफाइन करने के कि ह्यूमन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आप किसी का कल्चर या किसी की हेरिटेज देख के भी पता लगा सकते हैं, लेगेसी देख के पता लगा सकते हैं कि किस तरीके की फैमिली या किस तरीके का इंसान वो रहा होगा। कई बार बोलते हैं ना, हमारी तो बड़ी खानदानी फैमिली है जी, तो वो खानदानी इस सॉर्ट ऑफ कल्चर या हेरिटेज, वो अपनी लेगेसी की बात कर रही है। ओके, बिकॉज कल्चर एंड हेरिटेज कन्वे द स्पिरिट ऑफ पीपल, जिन्होंने उनको क्रिएट किया है, तो ऑब्वियसली वो उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी आत्मा, जो भी वो जिस चीज में बिलीव करते थे उनको शो करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो किसी पर्टिकुलर इंसान ने बहुत पहले बनाई थी, क्रिएट की थी, तो वो हेल्प कर सकती हैं यंग लोगों को चीजों को एक्वायर करने में, या इंट्रा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंटर मतलब दो अलग अलग कल्चर की बात कर रहे हैं, और इंट्रा कल्चर मतलब सेम ही कल्चर में हम अलग अलग चीजों को समझने की बात कर रहे हैं। ओके, तो जो ये आर्ट है ये सिर्फ मल्टी कल्चरल ही नहीं, ट्रांस कल्चरल भी है। ठीक है, जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। दो अलग अलग कल्चर्स को मिला के उनमें से अच्छी चीजें निकाल के समझने की कोशिश कर रही हैं। ओके, तो स्कूल करिकुलम में अगर हम कल्चर एंड हेरिटेज को इंक्लूड करेंगे, दैट मीन्स हम वो हेरिटेज के बारे में बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, ताकि वो उसको समझें, उसको रिस्पेक्ट कर सकें, फर्दर ट्रांसमिट कर सकें, उसको प्रमोट कर सकें। ओके, सो कल्चर या हेरिटेज को अगर हम चाह रहे हैं कि वो एक स्कूल करिकुलम का पार्ट बने, तो वो बेटर जो है बेनिफिट्स या और फर्दर बेनिफिट्स ऐड करेगा कि बच्चे उन चीजों को समझेंगे, प्लस उनमें जो है एम्पैथेटिक फीलिंग्स और एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करना, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करना, वो सारी चीजें जो है वो उनमें वहां से इनकलकेट हो जाएंगी। जैसे हमने बोला था ना कि हम नैतिक शिक्षा का सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज इनकलकेट होंगी बच्चे में, वैसे ही अगर हम कल्चर एंड हेरिटेज का सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे तो बच्चा उस लेगेसी को समझ पाएगा, उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा और फर्दर जो है उसको क्या है ट्रांसमिट भी कर पाएगा। ओके, प्रमोट भी कर पाएगा। सो एजुकेशन थोड़ी सी ज्यादा कॉन्टेक्चुअल हो जाएगी, बच्चे लोकल कल्चर को, अपनी हेरिटेज को बेटर तरीके से समझ पाएंगे अगर हम कल्चर और हेरिटेज एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं तो। ओके, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है उनकी यहां से हो पाएगी। अब है जी, जो इसका जो फर्दर अगर आप देखेंगे तो रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो शुरू किया गया था, अब इस वर्ड से आपको एटलीस्ट ये पता हो, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और फिर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। तो एसएसए, रमसा, रूसा, ये आपको पता हो। फर्दर एसएसए अब जो है वो समग्र शिक्षा अभियान बन गया है। ओके, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 भी आ गया था। कब आया था? 2018 आई थिंक, बताइएगा। ओके, सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि रमसा में हमने कोशिश की कि हम कल्चर और हेरिटेज को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट बना पाए। सो अंडर रमसा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम कल्चर और हेरिटेज एजुकेशन जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस का। इसको हम अलग अलग लेवल पे एड्रेस करेंगे, स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। विद इन द स्कूल सिस्टम अगर हम बात करें तो दोनों को मतलब किसके इनपुट की जरूरत है, टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा इंजीनियर, और दोनों को ही हमें सिखानी है चीजें। ओके, टीचर्स जो है उनको भी स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था क्योंकि टीचर ही क्लासरूम में बेटर इंपैक्ट या एक ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसलिए टीचर्स को उस हेरिटेज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अगर आप देखेंगे तो आजकल जो एग्जाम्स होते हैं या टीचिंग एग्जाम्स जो होते हैं टीचर बनने के लिए, अब वो चाहे किसी भी स्टेट लेवल पे जब होगा, मान लो रीट का एग्जाम है, सो या उस रीट के एग्जाम में आपको पर्टिकुलरली राजस्थान का कल्चर, हेरिटेज, उनकी जीएस वो इंक्लूडेड मिलेगी, यानी आप उस जगह के बारे में, उन चीजों के बारे में जाने। ठीक है, रीट की अगर बात करोगे तो आपको SCRT की बुक्स पढ़नी चाहिए, जो ये राजस्थान की जो SCRT है, स्टेट लेवल जो कल्चरल SCERT। ओके, तो NCERT का काउंटर पार्ट, तो वहां की बुक, क्योंकि वो उन्होंने वहां के एग्जाम्पल्स प्लस वहां की हेरिटेज के हिसाब से कुछ एक चीजें इंक्लूड की हुई हैं, सो वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए टीचर के ऊपर स्पेसिफिकली टारगेट करना बनता है।
ओके बहुत सारे इंटरवेंशन प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए, जैसे स्टडी टूर विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट। तो जब आप विद इन स्टेट कर रहे हो तो आप लोकल कल्चर के बारे में समझाना चाह रहे हो, आउटसाइड द स्टेट कर रहे हो तो इंटर स्टेट कल्चर आप समझाना चाह रहे हो। ओके आर्ट और कल्चर के कैंप्स जो है वो स्कूल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाए जा सकते हैं, और टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी कैंप या जो है और पर्टिकुलरली सेमिनार्स वगैरह अरेंज किए जा सकते हैं। ओके सो ओवरऑल हेरिटेज और एजुकेशन या हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को हम एजुकेशन में इंक्लूड करेंगे तो एक बेटर ह्यूमन बीइंग जो है हम बच्चे को बना पाएंगे। अब ये था इंडियन लेवल पे, बट यूनेस्को, ये इंटरनेशनल लेवल पे आपको यूनेस्को पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म ही पता हो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपको पता हो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 16 नवंबर 1945। बहुत डिटेल में आएगा तो 16 नवंबर वाली डेट पूछी जा सकती है, अदरवाइज 1945 इज मोर देन इनफ। ओके यूनेस्को जो है उसमें 195 मेंबर्स एंड 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं जो कि मिल के गवर्न करेंगे दो बॉडीज को, एक है जनरल कॉन्फ्रेंस और दूसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके सेक्रेटेरिएट जो है हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, वो इंप्लीमेंट करेगा जो भी डिसीजन ये दो बॉडीज लेंगी। जनरल कॉन्फ्रेंस में जो डिसीजन होंगे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो डिसीजन लेगा, वो सेक्रेटेरिएट जो है वो क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। देन है जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मोर देन आएगा, ये मोर देन 50 फील्ड ऑफिसर्स। ठीक है 50, ये वर्ड ये पूछा गया किसी तो एग्जाम में, मुझे याद आ रहा है पूछा गया, मैंने जब क्वेश्चंस करवाए थे कि कितने ऑफिसेज जो हैं वो हैं, तो वो 50 से ज्यादा ऑफिसेज हैं जी। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मिशन क्या है इसका, नाम से ही पता चल रहा है आपको, देखो एजुकेशन, साइंस और कल्चर। ठीक है तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं कल्चरल पीस, कल्चर ऑफ पीस मेंटेन करना है, पॉवर्टी रेडिकेट करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरकल्चरल डायलॉग आपको देखने को मिलेगा किसके थ्रू, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन के थ्रू। मेजरली एजुकेशन, साइंस और कल्चर, तो याद रखो इन तीन चीजों के दम पे हम सारी चीजें बढ़िया करना चाह रहे हैं। ओके अब यूनेस्को फोकस करता है मेजरली, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें ग्लोबल प्रायोरिटी एरियाज में आपको पता हो कि दो मेजर ग्लोबल प्रायोरिटी एरिया हैं यूनेस्को के, एक है अफ्रीका और दूसरा है जेंडर इक्वालिटी। उसके साथ साथ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको ये यूनेस्को के नाम से ही पता चल जाएंगे कि अच्छा हम एजुकेशन, साइंस और कल्चर के की हेल्प से एक वर्ल्ड पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो देखो हम क्वालिटी एजुकेशन अटेन करना चाह रहे हैं, हम साइंस की जो नॉलेज है उनको मोबिलाइज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेन करना चाह रहे हैं, एड्रेसिंग एमर्जिंग सोशल एंड एथिकल चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं सोशल और एथिकल लेवल पे उनको एड्रेस करेंगे, कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटरकल्चर डायलॉग और कल्चर ऑफ पीस जो है वो हमें इनकलकेट करना है, फोस्टर करना है। ओके देन है बिल्डिंग इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। सो मेजरली ये तीन चार चीजों पे फोकस कर रहे हैं कि ये साइंस, एजुकेशन, कल्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक बेटर सोसाइटी, सस्टेनेबल डेवलप्ड सोसाइटी जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। ओके जी सो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आया होगा, और ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ही था, यूनेस्को में एक दो चीजें याद करने की वो ध्यान रखिएगा। ओके दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।